नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के.एस. मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड में हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की जब भी बात की जाती है तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्चात अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, यानी अभिक्रिया चलती हुई प्रतीत नहीं होती है, ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक सी गई है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जब भी बात की थी तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इनरिवर्सिबल रिएक्शन। जो इनरिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक दिशा में ही संपन्न होती है, माने कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में परिवर्तित नहीं हो सकता। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। कुछ समय बाद दोनों तरफ की अभिक्रियाओं में एक साम्य स्थापित हो जाता है और दोनों ओर के अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है। ये अवस्था साम्य अवस्था, ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में बाईं ओर चलने वाली अभिक्रिया को मानी फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया, और दाईं ओर चलने वाली अभिक्रिया को विपरीत अभिक्रिया या प्रतिप अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन जब देखी जाती है तो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन जब समान बन जाती है तो ऐसी स्थिति में बनता है साम्य। और उस क्योंकि अभिक्रिया हमारी रासायनिक है इसलिए इस साम्य को हम बोलते हैं रासायनिक साम्य। साम्य अवस्था पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया की गति तीन उपदानों पर निर्भर करती है, वो है ताप दाब सांद्रता। कोई भी रिएक्शन ताप दाब सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने पर साम्य अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी साम्य दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा या बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। यदि किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान अधिक है तो इससे पता चलता है कि साम्य अवस्था में उसमें उत्पादों की सांद्रता अधिक है। इसकी विपरीत यदि साम्य का मान कम है, साम्य स्थिरांक का मान कम है, तो इससे पता चलता है कि साम्य अवस्था में उत्पाद की सांद्रता कम है और क्रियाकारक की सांद्रता अधिक है, अर्थात अभिक्रिया अधिक सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुई है, मानी कि रिएक्शन जो ढंग से संपन्न नहीं होने की स्थिति में है। तो रासायनिक साम्य की बात की जाती है तो रासायनिक साम्य जो स्थिरांक के द्वारा और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, साम्य स्थिरांक एंड मुक्त ऊर्जा। एक सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, A + B = C + D। यहां पर अभिकारक हमारा AB है और उत्पाद हमारा CD है। यहां जहां A और B अभिकारक हैं और C और D हमारे क्या है, उत्पाद है। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम जो गुलबर्ट और वाल्गे का नियम है वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो अभिक्रिया के द्रव्यमान पर जो अभिकारक है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है बल्कि सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अग्र अभिक्रिया का वेग इक्वल टू A और B, मानी कि इसको बड़े कोष्टक के अंदर जब एक को रख देंगे तो A का द्रव्यमान, एक का जो सांद्रता है या द्रव्यमान है उसको हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान, B को B का सक्रिय द्रव्यमान। क्योंकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड है इसलिए KF एक कांस्टेंट लगा देंगे और AB कर देंगे, A और B। इसी तरह प्रतिप अभिक्रिया का वेग C और D के ऊपर डिपेंड करता है, तो सक्रिय द्रव्यमान C का सक्रिय द्रव्यमान, D का सक्रिय द्रव्यमान, KB = C और D। KF = अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और KB = प्रतिप अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। साम्य अवस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर होता है, अर्थात KF CD = KB AB। KF/KB अगर हम निकालते हैं तो CD/AB, अर्थात इसको हम बोलते हैं KC, साम्य अवस्था स्थिरांक, या इसको बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको डिफाइन किया जाता है। केसी एक साम्य अवस्था स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी में सी से तात्पर्य सांद्रता से है, जिसे हम जनरली अलग अलग क्लास में हम लोगों पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सी मिस क्या हो गया, केसी और केपी का रिलेशनशिप भी हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। यहां पर आती है जैसे कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जब भी हम बात करते हैं तो डेल्टा G = G उत्पाद माइनस G क्रियाकारक। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो उत्पाद में से क्रियाकारक की अगर बाहर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का पता लग जाता है। अर्थात डेल्टा G = 0, तो तंत्र साम्य अवस्था में है और कोई कार्य नहीं कर रहा है। और डेल्टा G की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मान धनात्मक है, तो अभिक्रिया का वेग के लिए तंत्र को कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वर्क बाय द सिस्टम, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो क्या कहेंगे, वर्क बाय द सिस्टम। अगर इसी तरह से डेल्टा G का मान 0 से कम है,
यानी ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः होने के साथ कुछ कार्य भी संपन्न होता है। यदि अभिक्रिया को स्थिर ताप पर किसी ताप स्थायी में संपन्न करवाया जाए तो मुक्त ऊर्जा और ताप निम्न प्रकार से अगर रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, जिसे डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए की बात करते हैं, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर संपर्क करवाए तो अभिक्रिया में प्रेरक बल हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा माइनस डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है। अगर गैसीय N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2B, ये टी का निशान है यहाँ पर। तो वन हाफ के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पीसी M1 पीसी M2 अपॉन पीसी ए PA M1 और PB N2, अर्थात साम्य अवस्था पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होने पर माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पीसी M1 PD M2 PA N1 और PB N2, ये साम्य की स्थिति है। तो डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केपी, अर्थात केपी इक्वल टू केसी आर टी ब्रैकेट डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो ये इक्वेशन चेंज होगी। तो डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केपी आर टी डेल्टा एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केसी गिब्स ऊर्जा और मुक्त ऊर्जा साम्य स्थिरांक में संबंध को दर्शाता है। ये कि गिब्स ऊर्जा में और समय स्थिरांक में क्या रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है। का तात्पर्य है कि अभिक्रिया में मानक मुक्त ऊर्जा जब अभिकारक और उत्पाद की इकाई आंशिक मतलब आंशिक दाब होता है तब उस पर निर्भर करती है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि यदि एक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक केपी का मान 298 केल्विन पर 1000 है, इसी ताप पर अभिक्रिया की मानक मुक्त ऊर्जा परिकलन गणना कीजिए। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ केपी, तो माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ केपी, तो माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.3 298 लॉग ऑफ 10, तो ये आएगी माइनस 22.785 किलो जूल। सक्रिय द्रव्यमान के नियम में उष्मागतिकी व्युत्क्रम, अगर थर्मोडायनेमिक्स में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। माना कि कोई उत्क्रमण अभिक्रिया है N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D। मान लीजिए कि प्रारंभ में अभिक्रिया A और B की सक्रियता A माने A का A, B का B, अल्फा A बॉन्ड दो या A का A और A का B, अर्थात अभिक्रिया अंत में क्या होगा AC और AD। इसी ताप पर मुक्त ऊर्जा में क्या परिवर्तन दिखाएंगे, GA इक्वल टू GA0 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ AA, GB इक्वल टू GB0 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ AB, GC इक्वल टू GC0 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ AC, GD इक्वल टू GD0 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ AD। G0 इकाई सांद्रता, इकाई सक्रियता की मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा है। अतः अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निम्न प्रकार है, डेल्टा जी इक्वल टू उत्पाद माइनस क्रियाकारक M1 C1 प्लस M2 GD माइनस N1 GA प्लस N2 GB, ये इसका इक्वेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह डेल्टा जी इक्वल टू M1 C1 0 प्लस M2 RT नेचुरल लॉग ऑफ AC प्लस M2 G0 D प्लस M2 RT नेचुरल लॉग ऑफ AD, N1 GA0 प्लस N2 RT नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस N2 RT नेचुरल लॉग ऑफ AB। तो इस तरह से हम डिफाइन करके डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT नेचुरल लॉग AC M1 AC AD M2 AA N1 और AB N2। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो तो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस नेचुरल RT नेचुरल लॉग ऑफ AC M1 प्लस AD M2 अपॉन AA N1 प्लस AB N2 इक्वल टू K। दिए गए ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान स्थिरांक होता है, अतः AC M1 AD M2 अपॉन AA अर्थात K एक साम्य स्थिरांक है। यदि क्रियाकारक और उत्पाद आदर्श गैस हो तो इसकी सक्रियता उसके सांद्रता के बराबर होती है, अतः उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं C का C M1, C का D M2, C का A N1 और N2 इक्वल टू K सक्रिय द्रव्यमान का, इसी को हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम।
ये गुलबर्ट और वाल्गे ने दिया था। इसके बाद में आता है ला साटेले प्रिंसिपल। ला साटेले का सिद्धांत, कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी कोई अभिक्रिया साम्य में है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब यदि इस परिस्थितियों में उस तंत्र के ताप, दाब और सांद्रता किसी में भी परिवर्तन किया जाता है तो उसकी साम्यावस्था अवश्य प्रभावित होती है। इसी प्रभाव को जानने के लिए ला साटेले ने एक नियम दिया जिसे ला साटेले का सिद्धांत भी कहते हैं। जब किसी, ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी तंत्र की साम्यावस्था में दाब, सांद्रता, ताप में परिवर्तन किया जावे तो तंत्र की प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि वो किए गए परिवर्तन से स्वयं को मुक्त करता है, यानी कि विरोध करता है। साम्यावस्था पर यदि किसी तंत्र के ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है, माने साम्य एंटी डायरेक्शन में वर्क करता है। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा जैसे समझते हैं, सांद्रता में परिवर्तन करने पर क्या होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यदि साम्य का नियत आयतन पर किसी घटक की मात्रा बढ़ाई जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां पर उस घटक की मात्रा कम आएगी, माने H2 + I2 = 2HI। प्रारंभिक की सांद्रता 1 मोल इसकी 0 थी, T = TT, माने कुछ समय पश्चात 1 - अल्फा इसमें वियोजित हो गई, इसमें से 1 - अल्फा हो गई, इसका 2 अल्फा हो गई, अर्थात HI² H2 I2 = Kc। अब यदि इस साम्यावस्था पर हम या तो सांद्रता बढ़ा देंगे तो मान कम हो जाएगा और स्थिर ताप पर मान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात मान में स्थिर रखने के लिए मान को बढ़ाना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब अग्रिम अभिक्रिया का वेग अधिक हो और साम्यावस्था बाईं ओर विस्थापित हो जाए। इसी तरह ताप का प्रभाव देखेंगे, टेम्परेचर, ताप में वृद्धि से साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर उष्मा अवशोषित हो एवं ताप में कमी होने से उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उष्मा उत्सर्जित हो, ताकि ताप में प्रभाव से तंत्र आंशिक रूप से मुक्त हो। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे उसको N2 + 3H2 अमोनिया हेबर विधि 2NH3 + 22.4 किलो कैलोरी या 22,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। मान लीजिए कि साम्यावस्था पर उसका ताप बढ़कर से बाईं ओर खिसक जाएगा तो उष्मा शोषी, ये तो उष्मा क्षेपी भी हो गए। उष्मा शोषी की बात करें तो इसमें साम्य बाईं ओर खिसकेगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें तो साम्य उल्टा खिसकेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। N2 + 3H2 = H2 है ये, N2 + 3H2 2NH3 22.4 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त हो रही है यहाँ पर। इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने साम्यावस्था में साम्य दाईं और बाईं घटने से बाईं ओर खिसक जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त होने के लिए ताप को कम रखना पड़ता है, जबकि उष्मा शोषी अभिक्रिया में अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप को क्या रखना पड़ता है, उच्च रखना पड़ता है, ताप का मान ज्यादा रखना पड़ता है। दाब में परिवर्तन, जब दाब का प्रभाव सदैव गैसीय अभिक्रियाओं पर ही पड़ता है, जो दूसरी अभिक्रियाओं पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। गैसीय रासायनिक साम्य पर दाब में वृद्धि से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर गैसीय पदार्थों के मोलकांकों की संख्या घटती है, माने डेल्टा एन की वैल्यू घटती जाएगी। गैसीय अभिक्रिया सदैव बंद पात्र में होती है, अतः इसका आयतन स्थिर रहता है। गैसीय अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव केवल उस स्थिति में होता है जब क्रियाकारक और उत्पाद के अणु की संख्या में अंतर हो। अगर क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में, मतलब अणु की संख्या में अंतर नहीं है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे अभिक्रियाओं का दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों के अणुओं की संख्या समान होती है, अतः N2 + 3H2 = 2NH3 ये दाब से प्रभावित होती है क्योंकि क्रियाकारक और उत्पाद अणु की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद के बनने में अणु की संख्या में कमी होती है। ऐसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर यदि दाब में उच्च कर दिया जाए तो साम्य बाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि ऐसा होने से दाब में परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है जैसे PCl5 है, PCl3 + Cl2, इसमें अणु की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे अणु की संख्या बढ़ रही है तो अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव उपरोक्त से बिल्कुल विपरीत पड़ेगा, अतः कहा जा सकता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने में यदि अणु की संख्या घट रही है तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए अभिक्रियाओं को उच्च दाब पर संपन्न कराया जाएगा, और यदि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने में यदि अणु की संख्या बढ़ रही है तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया को निम्न दाब पर संपन्न कराया जाएगा। धन्यवाद।